अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। एतजाज एहसन साहब मौजूद है हमारे साथ और आज से बेहतर सर क्या दिन होगा आपसे बात करने का। इस केस का इख्तिताम तकरीबन जो भी हमारे सामने हुआ है, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर चंद चीजें। लोग अब एक कानूनी नुक्ता नजर जानना चाहेंगे। आपके ख्याल में क्या वजीर आजम पाकिस्तान के खिलाफ फैसला आ सकता? कैसे नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता। वजीर आजम पाकिस्तान ने तो अपने आप को बहुत फंसा लिया है और फैसला ही, मेरा ख्याल है एक चीज़ तो हो ही नहीं सकती कि उनके हक में फैसला आए। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि ये फैसला ये तस्लीम कर ले दिफा का मौक़िफ़ के 30 साल अरबों रुपयों की बिज़नेस कारोबार बग़ैर किसी रिकॉर्ड के किया गया है और उसकी शहादत और उसका सबूत एक गैर मुल्की के 2 ख़त हैं, कतरी के 2 ख़त हैं, उसकी वजह से सारा वो इनकम टैक्स और सारा कुछ FBI भी फारिग हो गया, नैब भी फारिग हो गया, सुप्रीम कोर्ट भी फारिग हो गया कि जी कतरी ने 2 ख़त लिख दिए और अरबा रुपयों की कारोबार जो 28 साल पे मुहित, वो कारोबार जो बिल्कुल फ़र्जी अफसानवी कारोबार है। पर ये अगर डिफेंस लिया है और किस तरह लिया है वज़ीर आज़म ने, अब ये तो वज़ीर आज़म पे ही बारे सबूत था। जिस वक्त एक दफ़ा उन्होंने तस्लीम कर लिया कि फ़्लैट्स उनके या उनके बेटे के हैं, बेटे के भी अगर हैं और पैनामा में नाम बेटे का भी आए तो ये इसी तरह है कि SP या DIG का बेटा मालिक पाया जाए 4 DHA के घरों का, तो पकड़ती तो नैब बाप को है, तो बाप का नाम तो पहले दिन से पैनामा पेपर्स में लेकिन अदालत तो बार बार कहती है कि बाप बच्चे पे डालता है, बच्चा दादा पे डालता है, हमारे सामने कोई कुछ नहीं लेकर आया। जब ये अदालत कहती है कोई कुछ नहीं लेकर आया, जब अदालत की प्रोसीडिंग्स हम सुनते हैं सर, वो इस साइड को भी कहते हैं, वो उस साइड को भी कहते हैं। यानी वो बार बार इमरान खान की और PTI या ऑपोजिशन शेख रशीद साहब हैं जमात इस्लामी, उनकी तरफ इशारा करके भी कहते हैं कि हमें कुछ नहीं दिया गया। तो अदालत तो ये इंप्रेशन कम से कम एक बहुत से इंप्रेशन में एक इंप्रेशन ये दे रही है कि हमारे सामने सबूत कोई नहीं है। तो आप तो कहते हैं सबूत की जरूरत ही नहीं है। अदालत तो ये मैं कहता हूं जरूरत ही नहीं है उधर से। ये तो बहुत नरमी बरतेगी अदालत अगर नवाज शरीफ को इस मामले में बारे सबूत मुद्दइयों पे डाला या ज़रा भी उन पे ये कहा कि उन्होंने भी कुछ नहीं सबूत दिया या उन्होंने भी सेटिस्फाई नहीं किया अदालत को। ये तो बहुत ज़्यादा नरमी होगी नवाज शरीफ को साथ। और रवायत तो सुप्रीम कोर्ट की पहले तो यही रही है अदालतों की, और उसकी तारीख़ है। असगर खान केस हो, सुप्रीम कोर्ट पे हमला हो, हुदैबिया पेपर मिल का पहले जब केस टेकअप हुआ हो, ये आसिफ जरदारी साहब और बीबी की शहीद की जो अपील थी जिसकी में वुज़रा और सैफुर रहमान जजेस से बात करते रहे मियाँ नवाज शरीफ की बिहाफ पे उनकी तरफ से, और वो जज फारिग हो गए लेकिन मियाँ नवाज शरीफ को कुछ नहीं कहा गया। जिनके तरफ से वो वज़ीर कानून और सैफुर रहमान बात करते रहे, जस्ट 3 जज फारिग हो गए लेकिन इनको किसी ने कुछ नहीं कहा। तो इनके लिए तो वो जो असेंबली थी 1993 में वो रिस्टोर हो गई, उसी ग्राउंड पे बीबी की असेंबली 96 में रिस्टोर ना हुई। ये इस तरह नहीं करेंगे, जज ये नहीं कर सकते। मेरा नहीं ख्याल कोई सबूत की ज़रूरत है मुद्दइयों को देने की, क्योंकि जब तस्लीम कर लिया है कि ये अपार्टमेंट्स हमारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर के हैं, तो उसके बाद और बाप होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस है अंडर एंटी करप्शन लॉज, बाप ने एक्सप्लेन करना है। और नवाज शरीफ ने एक्सप्लेन क्या किया है, उसने कहा है कि सारे सबूत मौजूद हैं, लेकिन अदालत में कहा है कि मैं नहीं देता। उसको तो अदालत को हुक्म देना चाहिए कि वो सबूत और दस्तावेज़ात जो आपने कही हैं जो आपने कौमी असम्बली में कहीं कि स्पीकर साहब सारी दस्तावेज़ात
गल्फ स्टील मिल से लेके जद्दा की स्टील मिल और लंदन के फ्लैट्स तक सारी मौजूद है, वो पेश करो। और अगर पेश नहीं करता तो उसको तौहीन अदालत। तौहीन अदालत, चले मैं इस पे आ जाता हूं ना सर, तौहीन अदालत जिसके आप कह रहे हैं कि पेश करो। मसला ये कि ये बात मियां साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कही कि मेरे पास तमाम दस्तावेज भी मौजूद है और सबूत भी मौजूद है। आपने कहा कि उनका काम है एक्सप्लेन करना। अदालत ने इस तरह उनसे कुछ मांगा नहीं सर, सीधा सीधा, क्योंकि मैं सारी तकरीबन प्रोसीडिंग्स में जाता रहा हूं, किसी ने कुछ नहीं कहा कि फ्लैट की हिस्ट्री लाके बताएं, नीलसन नेस्कॉल की हिस्ट्री लाके बताएं, किसके पास थी। जजों ने ये जरूर कहा कि आपके पास वो कागज हैं जो ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 90s में किसके हैं, लेकिन उन्होंने मांगी नहीं। उन्होंने नहीं कहा आप मुझे ये दें ये दें ये दें, उन्होंने कहा जी कुछ दें। इन्होंने कहा कुछ नहीं देना, उन्होंने कहा आप भी कुछ नहीं दे रहे, वो भी कुछ नहीं दे रहे। दिस इज वेयर द केस स्टैंड सर। ये तो बहुत नरमी दिखाई जा रही है, दिखाई गई है नवाज शरीफ के साथ। यूसुफ रजा गिलानी को तो कहा था कि खत लिखो और लिख के इतला दो कि खत दो और खत जमा कराओ हमारे पास। वो कहता रहा कि आर्टिकल 248 के तहत सदर को इस्तिस्ना है, मुकम्मल इस्तिस्ना है, वो मैं नहीं लिख सकता खत कानूनन आईनी एतबार से। उसको तो कहा कि लिखो खत। इनको ये नहीं कह रहा है कि दस्तावेजात दो, ये तो दस्तावेजात तो उनसे मांगनी लाजिम है सर। लेकिन क्यों नहीं मांग रहे? सवाल ये है कि अगर नहीं मांग रहे क्या वजह है? मैंने देख मेरी दानिश में मुझे तो समझ नहीं आती क्या वजह है कि ये जज साहिबान 5 जज बैठ के सुप्रीम कोर्ट के क्यों नहीं नवाज शरीफ से मांगते। नवाज शरीफ को तो तलब होना चाहिए था, जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी तलब हुआ था, जिस तरह राजा परवेज अशरफ तलब हुआ था। उन्होंने तो खुद तो कोई मनी लॉन्ड्रिंग की भी नहीं थी, इस पे तो डायरेक्टली इल्ज़ाम है। इसको तलब होना चाहिए था। और इसने एक स्टेटमेंट दी है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस स्टेटमेंट है, उसका ट्रांसक्रिप्ट है, उसका विजुअल वीडियो है कि मैं सारे दस्तावेजात हैं, सारे सबूत मौजूद हैं। वकील उनके कहते हैं कि कोई हमारे पास दस्तावेज नहीं है। वो उसको नोटिस दे, तलब करे और कहें कि आप वो सारे दस्तावेजात अपने साथ लेके आओ, जमा कराओ और फिर पेश हो। सर आपकी बात चले मैं समझ गया, आप कह रहे हैं कि जो बयान अगर उसकी प्रोटेक्शन है, जिसको कहते हैं इस्तेहकाक है वजीर आजम का फ्लोर ऑफ द हाउस की स्पीच का मवाद तो मौजूद है, सो उनको सुप्रीम कोर्ट बुलाया जाए और उनसे कहा जाए, क्योंकि हम आपसे उस तकरीर का नहीं पूछ सकते, लेकिन वो बुनियादी चीजें जो आपसे मांगी गई हैं वो आप हमें पेश कर दें, यानी वो तमाम दस्तावेजी सबूत के पैसे कहां से कहां कैसे गए। लेकिन वो नहीं किया गया। कतरी खत आप लोगों ने कहा था इज अ पीस ऑफ ट्रैश, उसको भी पीस ऑफ ट्रैश डिक्लेयर नहीं किया गया। दिस इज दी ओनली डिफेंस जो इस वक्त हुकूमत के या शरीफ खानदान के पास है। अगर ये कुछ नहीं किया जा रहा तो फिर फैसला किस बुनियाद पे होगा सर? मुझे तो समझ नहीं आती कि फैसला तो किस बुनियाद पे नवाज शरीफ के को सफाई का फैसला किया जा सकता है कि किस बुनियाद पे? 2 कतरी खतों पे 5 अरब रुपए सफेद हो जाए, इससे तो पाकिस्तान में खत्म हो जाएगी सारा कानून, फिस्कल लॉज खत्म हो जाएंगे, इसमें तो टैक्सेशन लॉज सारे खत्म हो जाएंगे। जिसने हेरोइन बेची, जिसने टेररिस्ट फाइनेंस करनी है, वो जाके किसी कतरी से, किसी कुवैती से, किसी सऊदी से खत लेगा, 5 अरब रुपया ले आएगा, पाकिस्तान ले आएगा या बाहर ले जाएगा और FBR वगैरह को कहेगा कि जी एक मैंने कारोबार किया इनके साथ, और ना कतरी को बुलाया ना कतरी पेश हुआ है। और उस खत पे किस तरह ये माफ़ी मिल सकती है नवाज शरीफ को, किस सूरत में मिल सकती है? मैं तो मान ही नहीं सकता हूँ कि ये इस तरह हो सकता है। और ये मैं अर्ज कर दूं बड़ा क्लियरली कि बारे सबूत बिल्कुल नवाज शरीफ पे है, बारे सबूत दूसरी तरफ बिल्कुल नहीं है। और नवाज शरीफ ने साबित करना है कि उसने जायज़ आमदन से ये उसके ख़ानदान ने जायज़ आमदन से ये फ्लैट। सर लेकिन आप मुझे बताएं, ठीक है, ये मुझे बताएं, आप कतरी खत आप कहते हैं उसकी कोई पोजीशन नहीं है, कोई नहीं है, आपका यही मौक़िफ़ है ना एतजाज़ सर? हाँ बिल्कुल, वो तो कतरी खुद पेश भी नहीं हुआ, उसके बाद तो खत की वैल्यू नहीं है आप कह रहे हैं। लेकिन उनके पास
कतरी खत के अलावा कोई दूसरा सबूत पेश नहीं किया गया कि ये अपार्टमेंट लंदन के फ्लैट जिसके गिर्द ये पूरा मुकदमा है वो आए कहां से हैं। या तो अदालत ये मौकफ मानती है या अदालत मौकफ नहीं मानती। अगर अदालत ये मौकफ मानने से इनकार कर देती है सर, फर्ज करें मान लिया, फिर तो चले मान लिया ना, फिर तो लीगल हो गया, सारा कुछ हलाल है। लेकिन अगर नहीं मान नहीं सकती तो अगर नहीं मानती है एतजाज साहब, अगर आप नहीं मान सकती, फिर क्या, फिर ऑप्शंस क्या है, क्या होगा फिर ऑप्शंस? एक ऑप्शन तो मैंने आपको बता दी है कि नवाज शरीफ को तलब करें और कहें कि तमाम दस्तावेजात साथ लेके आओ, जो सबूत जो आपने दिया है, बताया है, और वो ना ला सके सबूत तो उसको तौहीन अदालत, जो इस तरह तौहीन अदालत पे की सज़ा दी थी यूसुफ रज़ा गिलानी को, और उस तौहीन अदालत की बुनियाद पर वो 248 आर्टिकल के बावजूद उसकी बुनियाद पर उसको नाअहल करार दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद हम तो समझते थे कि वो नाअहल नहीं, लेकिन अभी तक कोई गवाही के लिए, एतजाज साहब, किसी को गवाही के लिए नहीं बुलाया गया। केस खत्म। ब्रेक लेने का कहा जा रहा है एतजाज साहब, मैं ब्रेक लेता हूं कि आप कह रहे हैं गवाही के लिए बुलाओ, केस आपके सामने है, अदालत ने नहीं बुलाया गवाही के लिए, लगता है ऐसा है कि बुलाएगी भी नहीं। ज़ाहिर आप किधर बुलाएंगे। लेकिन अगर ये सब इसी तरह है तो अदालत किन बुनियादों, किन ग्राउंड्स पर, किन असूलों के तहत फैसला करेगी, ये मैं जरा आईनी और कानूनी तौर पे समझना चाह रहा हूं। क्योंकि जितने भी वकला हुकूमती साइड से आए उन्होंने कहा 184(3) यानी जो 184(3) के तहत केस उठाया गया उसके तहत बड़ा महदूद ग्राउंड मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के पास। आप बताएं कितना महदूद है सर, क्योंकि बार बार वो कहते हैं जी आप सब कर सकते हैं, इवन ऑफ द रिकॉर्ड ब्रेक के दौरान हेयरिंग खत्म होने के बाद कहते हैं वजीर आजम को कुछ नहीं कहा जा सकता। इसका मुझे जवाब नहीं सर, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। एतजाज साहब, अगर जो आप कह रहे हैं वो भी ना हुआ, वजीर आजम साहब को भी नहीं बुलाया गया, जो कि नहीं बुलाया गया, तो फिर मैं तो बार बार समझने की ये कोशिश कर रहा हूं कि फैसला किस, जब आप उन्होंने अगर खत्म, आप कहते हैं खत्म मान ही नहीं सकते हैं, वो किस तरह फैसला नवाज शरीफ साहब के खिलाफ करेंगे? नवाज शरीफ साहब के तो खिलाफ तो फैसला बहुत आसानी से हो सकता है ना। वो तो ये है कि बारे सबूत उन पे है, उन्होंने साबित नहीं किया, उसके खिलाफ फैसला दे के, जो इन्होंने तौकीर सादिक के केस में किया है या जो हज करप्शन केस में किया है कि हवाले कर दें FIA के या किसी तफ्तीशी इदारे के और कहें कि पहले FIR काटो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ और फिर उसकी तफ्तीश करो। ये तो पहले भी कर चुके हैं, कई केसेस में कर चुके हैं, FIR कटवा चुके हैं, जिसके बारे में एक तहफ़्फ़ुज़ है मुझे, पर बहरहाल अपनी नज़ीर पे चल सकते हैं। अपनी नज़ीरें हैं उनकी, हमारी बनाई हुई नज़ीरें तो नहीं हैं, उनके अपने प्रेसिडेंट्स हैं, उन प्रेसिडेंट्स पे चल के बहुत कुछ कर सकते हैं सर। लेकिन वो बहुत से प्रेसिडेंट्स बताते भी हैं सर, वो बहुत से प्रेसिडेंट्स, आप जब जो मियां साहब के शरीफ खानदान के बुकला हैं, उन्होंने बहुत से केस लॉज को सामने रखा जिसके तहत 184(3) के तहत कोर्ट ने अपना इख्तियार खुद महदूद किया हुआ है सर। वो कहते हैं आपने खुद अपना इख्तियार लिखा है जगह जगह पे, कितने केसेस में लिखा है कि आप ये काम नहीं कर सकते। लेकिन ये जो मैंने केसेस बताए आपको, ये भी 184 के तहत थे। ये इन केसेस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसले किए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने FIRs भी कराए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्लीमेंटेशन बेंचेस बनाए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने NRO में इम्प्लीमेंटेशन बेंच बनाया था, जिस इम्प्लीमेंटेशन बेंच ने हुक्म दिया यूसुफ रज़ा गिलानी को कि तो आप ख़त लिखो स्विट्ज़रलैंड के मैजिस्ट्रेट को कि वो ट्राई करे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, वो उसने इनकार किया तो उसको सज़ा हुई। ये जो 184(3) है ये मोम की नाक है, इसको जिस तरह मोड़ लो बहुत इसमें गुंजाइश है, इसकी कोई हदूद व कयूद है सच नहीं है। जो बेंच वो बनाना चाहे वो इसमें कर सकते हैं और बहुत इख्तियारात हैं इसमें सर। लेकिन गुंजाइश तो मसला है ना सर, क्योंकि गुंजाइश जितने वकला आते हैं, जितनों से आप बात करें, एक साइड ऑफ वकील ये कहते हैं जनाब बड़ी गुंजाइश है, दूसरे कहते हैं जी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। सो दिस इज वेयर ये प्रॉब्लम है। दूसरा, आज अटॉर्नी जनरल साहब ने, आज नहीं बल्कि मैं हालांकि कल की हेयरिंग में शायद अटॉर्नी जनरल साहब ने यह भी कहा था
कि ये जो दस्तावेजात मौजूद हैं, ये फोटो कॉपीज हैं। आपको याद होगा जरदारी साहब खत्म हुआ फोटो कॉपीज की बुनियाद पर भी बंद हुआ था, खत्म हुआ था, कहा गया था फोटो कॉपीज हैं। कि बात दुरुस्त है कि इनको शहादत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता इन दस्तावेजात को? किसी दस्तावेज को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है जो रिकॉर्ड पे है। जरूरत है तो नवाज शरीफ को है कि वो जेन्युइन रिकॉर्ड, सारा बैंकिंग ट्रेल और ट्रांजैक्शंस, सारे टैक्स अपने पेड और टैक्स स्टेटमेंट्स, और वो रिकॉर्ड दिखाए कि 1978 से लेके जिसका उसने जिक्र किया है 2006 तक कैसे पैसे बनाए, किस तरह बने, उसका रिकॉर्ड चाहिए। वही रिकॉर्ड सिर्फ चाहिए और कोई रिकॉर्ड नहीं चाहिए। मलकियत का रिकॉर्ड की ज़रूरत ही नहीं है। जब हुसैन नवाज शरीफ ने और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तस्लीम कर लिया इनको, उसके बाद रिकॉर्ड की क्या ज़रूरत है? फोटो कापियाँ हों या फोटो कापियाँ भी ना भी हों, किसी की रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं। वो अपनी ज़बान से एडमिट करते हैं और ऑन दी रिकॉर्ड एडमिट करते हैं कि हमारी है प्रॉपर्टी। मेरी सर हुसैन नवाज साहब की है ना, उसमें मियां साहब का नाम तो नहीं है कहीं पे, फिलहाल रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा किसी जगह। हुसैन नवाज कहते हैं मेरी है, मुझे दादाजी ने दी है। वन लाइनर तो ये है इस वक्त। अच्छा, वन लाइनर दादाजी ने दी। मैं आपको कहता हूं, अगर कोई एसपी होता या कोई डीआईजी होता, उसके बेटे के ये फ्लैट होते या उसके 3 घर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में ही होते लाहौर में, तो पकड़ा डीएसपी या एसपी या डीआईजी जाता या चीफ सेक्रेटरी जाता या बेटा पकड़ा जाता। जहां होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस हो, ये याद रखें, ये स्पेशल लॉ है, ये आम कानून नहीं है। ये 2 बिजनेसमैन नहीं है, बेटा और बाप और बेटा अलग, सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है कि उसकी बिजनेस अलहदा है उसकी। यहाँ होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस है और ये एंटी करप्शन का केस है। एंटी करप्शन का केस है जिसमें बदकिस्मती से अब नैब, सुप्रीम कोर्ट ने तो नैब का भी कुछ नहीं किया। नैब का चेयरमैन उनके सामने आके उनको, अब मैं क्या कहूँ सर, चले मैं नैब पे आना चाहता हूं। मैं जरा आता हूं नैब के ऊपर। सर नैब के ऊपर मैं आता हूं क्योंकि नैब के चेयरमैन ने जो ये कमाल है हमारी ब्यूरोक्रेसी का सर, उनको क्रेडिट तो देना सर। वो फिर जिस तरह उन्होंने नौकरियां की हैं, जिस तरह ये सारे नौकरियां करते हैं, जिस तरह मियां साहब ने ब्यूरोक्रेसी को अपने कंट्रोल में रखा है, इन इदारों को, ये क्रेडिट तो देना पड़ेगा आपको कि मुल्क जाए बाढ़ में। सर मुल्क का क्या, चलते रहते हैं मुल्क तो हमारा पिछले 70 साल से ऐसे ही चल रहा है, लेकिन देखें किस तरीके से उन्होंने इन इदारों को अपने कंट्रोल में रखा। मुझे जरा इस पे जाने से पहले कि इदारों के साथ क्या होगा, ये नैब चेयरमैन जैसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ करे, क्या हुकूमतों के करने के काम है? क्योंकि हुकूमतें तो नहीं करती है। लेकिन मुझे ये बताइए, शॉर्ट ऑफ सैकिंग द प्राइम मिनिस्टर, अस्यूमिंग फैसला ये है कि मैं वजीर आजम को कुछ नहीं कर सकता, शॉर्ट ऑफ दैट क्या कर सकती है अदालत फैसले में अपने? शॉर्ट ऑफ दैट मैंने आपको कहा है तौहीन अदालत हो सकती है। शॉर्ट ऑफ दैट मैंने आपको कहा है कि उसके खिलाफ फाइंडिंग दे के क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, प्रोसिक्यूशंस लॉन्च की जा सकती हैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। क्योंकि या भाई काशिफ, आप समझते क्यों नहीं हो कि 5-7 अरब रुपए की प्रॉपर्टी आउटसाइड पाकिस्तान, जो कि डिक्लेयर ही नहीं की गई पाकिस्तान में, वो इन्होंने तस्लीम कर लिया है, हमारी है, हमारी फैमिली की है, और उसमें बाप होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस रहा है और आज भी होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस है। जिम्मेदारी बाप की है कि वो एक्सप्लेन करे कि बेटे के नाम किस तरह इसकी इतनी प्रॉपर्टी आई। ये एंटी करप्शन लॉ है, ये ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ नहीं है। इसमें वो फंस गए हुए हैं, इसमें तो से निकल ही नहीं सकता मियां नवाज शरीफ। सर क्या ये मुमकिन है कि वक्ती तौर पे चेयरमैन नैब फारिग करके इंक्वायरी का हुक्म दिया जाए, हुदैबिया पेपर मिल का केस खोला जाए, वो केस जिसके खिलाफ अपील नैब ने नहीं की थी, क्या इस तरह की चीजें करके इंक्रीमेंटली इन केसों की इंक्वायरी लॉन्च की जाए? ये भी मुमकिन है, मुमकिन फैसले में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये आ रही हैं बातें, सारी चीज़ें, और इसमें हतमी फैसला तो नहीं दे रही होगी ना सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक हुदैबिया पेपर में एक इंक्वायरी ही नहीं करवा रही होगी ना, वो FIA को इंटरेस्ट कर सकती है। अगर नैब वाला इस तरह
सीधा आके और क्या गया कि जी मैंने नहीं खोलनी, वो ऐसी तो बात कोई नहीं है। ये तो हो सकता है, कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्योंकि एक चीज जो रिमार्क्स में भी कहीं ना कहीं सुनाई दी इस केस के दौरान सर, उन्होंने कहा कि हम, क्योंकि इसमें फैसला हो चुका हाई कोर्ट में, उसकी अपील आनी है जो नैब नहीं है, ये अपील सुप्रीम कोर्ट खुद मंगवा सकता है या कह सकता है नैब को आप हमारे सामने अपील दायर करें, हम केस सुनेंगे? सुप्रीम कोर्ट इस तरह तो शायद नहीं कर सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या चीज सुप्रीम कोर्ट ने साबका अदवार में या इन जजेस के में भी मेरा ख्याल कुछ बेंचेस में रहे होंगे, नहीं की। नवाज शरीफ की 10 साल जायदुल मियाद नजरसानी की दरखास्त वसूल कर ली, जो कि दफ्तर में रिजेक्ट हो जानी चाहिए, और उसके बाद उसको उसके सुन के बरी भी किया। तो सुप्रीम कोर्ट, अब मैं तो उनको मशवरा देने वाला नहीं हूं, बहुत कुछ कर सकते हैं, और वो आई एम श्योर दे नो कि बहुत कुछ कर सकते हैं, पर अगर नहीं करना चाहते तो वो रिकॉर्ड भी नहीं मंगवाना चाह रहे हैं। नहीं करना चाहते फिर तो कुछ नहीं करेंगे ना सर। शरीफ कहता है अगर तो नहीं ना करने वाली गल्ला हुई है तो फिर तो नहीं करेंगे ना सर, वो तो एस्टैब्लिश हो गया ना, अगर ना करनी हुई हैं तो कहते कुछ गल्ला ना नहीं करने वाली भी होती है। बट मसला ये है सर कि एक इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उन्होंने जिक्र किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने खुद मॉनिटर की इन्वेस्टिगेशंस, तो ये भी मुमकिन है कि वो इन्वेस्टिगेशन एफआईए को ऑर्डर करे, वरना एफआईए नैब को इन्वेस्टिगेशन देना, वो भी सिटिंग वजीर आजम के खिलाफ, कौन करेगा सर, अनलेस वो खुद मॉनिटर करना शुरू कर दे उनको। आपने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया है फॉर नॉट राइटिंग ए लेटर सरेंडरिंग योर प्रेसिडेंट टू ए फॉरेन मैजिस्ट्रेट, और आपने उसको डिस्क्वालीफाई किया। वो कहता रहा है कि आर्टिकल 248 के तहत प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी जो है उसके तहत, उसकी वजह से मैं नहीं लिख सकता। तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को पीपल्स पार्टी का और होता है और नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नवाज का और होता है, ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, आई एम श्योर ये नहीं होगा। सर ये नैब का चेयरमैन एफबीआर, ये इदारे गुलाम है वैसे सिटिंग गवर्नमेंट के, जो भी हुकूमत में होगा, जो वजीर आजम होगा, इन लोगों ने तो सवाल नहीं, आप लोगों ने वैसे उसको लगाने में कमर जमान चौधरी साहब को, आपका भी बराबर का हाथ है ना सर, अपोजिशन लीडर और गवर्नमेंट के वजीर आजम और अपोजिशन लीडर मिलकर किया था। क्या हो रहा है हमारी ब्यूरोक्रेसी को? एफबीआर वाले मेरे बीवी को नोटिस सर्व कर रहे हैं और मेरे पीछे पड़े हुए हैं, और जो टैक्स देता है, और वो भी टैक्स देती है अपनी आमदन पे रिकॉर्ड, और नवाज शरीफ को 72 क्या 52 करोड़ रुपए के जो गिफ्ट्स हैं वो एफबीआर को नजर नहीं आते। एफबीआर की भी क्या बात आप करेंगे? क्या है ये फिर, क्या इदारे क्या कर रहे हैं सर? फिर इदारे तो ना हुए ना, ये तो चंद अफराद हुकूमती मंशा की गुलामी कर रहे हैं। हाँ, गुलामी कर रहे हैं। तो फिर सर ये एफआईए और नैब किस तरह, अगर उसको इंटरेस्ट किया भी जाए कोई इन्वेस्टिगेशन, तो किस तरह एफआईए कर लेगी सर, अगर गुलाम ही है, हर जगह गुलाम लगे हैं? तो मैं तो कोई इसके हक में ऐसी बात नहीं है। अगर मगर में सारे उलझे हुए हो। अगर मगर कुछ नहीं है, केस बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल केस है। नवाज शरीफ होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस है, उसके बेटे ने, और उसने तस्लीम कर लिया है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो उन्होंने पाकिस्तान में डिक्लेयर नहीं की, आज तक वो उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, वो बेटा है या बाप है। एंटी करप्शन लॉज के तहत बेटे के असासे बाप को मंसूब होंगे, और ये पैनामा पेपर्स में बाप का नाम आया हो ना आया हो, उसने तस्लीम कर लिया है। उसके बाद साबित करना उनका काम है, और उन्होंने एक कागज का टुकड़ा नहीं दिया सिवाय एक कतरी के 2 खत कि ये अरबा रुपए की जायदाद हमने इस बिजनेस से बनाई है, जो जिसका जिन 2 खतों में हवाला है। प्रॉपर्टी मान ली है,
पैसा उसका मनी ट्रेल बताई नहीं, जो कि बताना उसका काम है, दूसरे किसी का तो काम ही कोई नहीं है, दूसरे तो आराम से बैठे। लेकिन सर मुझे कंफ्यूजन इस बात की होती है कि मैं आपको सुनता हूँ, इफ्तिखार अली शाह साहब हैं, सजाद अली शाह साहब, इफ्तिखार चौधरी साहब हैं, सजाद अली शाह साहब हैं, दूसरे लोग 4-5 लोग कहते हैं जनाब बड़ा क्लियर कट केस है, अब सिर्फ सजा सुनाने वाली बात रह गई। अब दूसरी साइड पे जाएं, दूसरी तरफ भी बहुत सी वकला वो कहते हैं नहीं जी इस केस में वजीर आजम को सजा नहीं सुनाई जा सकती। बहुत से वकला ये पोजीशन लिए हुए हैं, आसमा बीबी आसमा जहांगीर साहब हैं, बाबर सत्तार साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब आप वकील हैं, वकील नहीं भी थे तब भी वो ये बात कर रहे थे कि ये यू कांट कन्विक्ट द प्राइम मिनिस्टर, कांट, इस केस में आप वजीर आजम पाकिस्तान को घर नहीं भेजें। क्यों इतना डिफरेंस है अगर इतना क्लियर कट केस है सर? देखिए ये क्रिमिनल ट्रायल तो नहीं है, ये तो वो दुरुस्त कहते हैं क्रिमिनल ट्रायल तो नहीं है, लेकिन ये क्रिमिनल ट्रायल कैन लीड टू अ क्रिमिनल ट्रायल ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर डिमांड कर ले ये बेंच वजीर आजम से कि वो डॉक्यूमेंट्स आप पेश करो जो आपने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहे हैं कि तमाम रिकॉर्ड है हमारी मुश्किल हल करने के लिए, वो हमें रिकॉर्ड तो दिखाओ, वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स तो दिखाओ जो नीलसन नेस्कॉल के हैं, जो मिनर्वा के हैं, वो तो दिखाओ। ये सुप्रीम कोर्ट अगर मांगे और वो ना पेश करे, अगर पेश कर दे तो बड़ी अच्छी बात है, सारा मामला ही तय हो जाए। अगर होते तो आपका ख्याल है 10 महीने से होना चाहिए, अगर कागजात होते और अगर वो पेश नहीं करता तो अगर पेश नहीं करते तो फिर एक क्रिमिनल केस बन जाता है तौहीन अदालत का, फिर तौहीन अदालत में उसको उसके खिलाफ केस करें। पर ये दुरुस्त है कि ये 184(3) तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं है, पर इसमें से क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स 3-4 किस्म की निकल सकती हैं, लेजिटिमेटली निकल सकती हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने की नज़ीरें हैं इस पे। मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, नज़ीरें हैं, पर अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर ले कि नवाज शरीफ के साथ नरम रवैया नहीं रखना, ठीक फैसला करने की सर ये बताइए 5 इंटरव्यू है हुसैन नवाज शरीफ साहब के, 6 इंटरव्यूज होंगे, 3 इंटरव्यूज है, 2 कौम से खिताब, एक असेंबली का इंटरव्यू, जो असेंबली का खिताब जो वजीर आजम पाकिस्तान का है, मरियम बीबी की के इंटरव्यूज है टीवी के साथ, सलमान शहबाज के हैं। ये दिखा सकता हूं मैं आपको, देख लें बेशक कि उसमें किस किस्म के तजादात मौजूद हैं। I'm earning on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। जिन अरबों रुपए की मे फेयर की प्रॉपर्टीज की ये बात कर रहे हैं, ये तो पहले पता नहीं है, बताएं कौन सी प्रॉपर्टीज है, लाएं दिखाएं, उसका कोई प्रूफ लाएं। पार्क लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेरे भाई की कंपनी है जी, मेरे भाई की सारी वो प्रॉपर्टीज भी है, मैं उसमें बिल्कुल एक ट्रस्टी हूँ, मेरा उससे कोई लेना देना भी नहीं है। अब मसला ये है एतजाज साहब कि क्या इन तजादात के बाद ये तजादात किसी इनकी कोई कानूनी कोई अदालत में हैसियत है कि सलमान शहबाज और मरियम बीबी पहले डिनाई करते रहे कॉन्स्टेंटली कि हमारे नहीं है, लेकिन अदालत क्या इसको देखेगी? क्या ये देखा जाएगा कि हुसैन कहते रहे ये मेरी है, हमारी से निकल के उन्होंने कहा मैंने हसन को पैसे दिए, मैंने फैक्ट्री बेची, मैंने लंदन के अपार्टमेंट्स खरीदे, ये भी है हमारे पास, ये भी देख लें। सऊदी अरेबिया की फैक्ट्री की जिस वक्त सेल हुई तो उससे जो इनकम हमारे पास आई अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छी इनकम थी, तो वो बाकायदा जो है ना वहां से सऊदी अरेबिया से ऑफिशियली ट्रांसफर हुई बरतानिया। सेल से मेरा हिस्सा आया था, अल्हम्दुलिल्लाह काफी अल्लाह ताला ने बरकत दी थी उसमें, तो मैंने एक छोटा सा जो है ना स्टील का कारखाना मैंने अपने नाम से शुरू किया फिर अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो 3 प्रॉपर्टीज जो है ना मैंने ली, वो जो है ना आज जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो है ना है वो प्रॉपर्टीज। हसन नवाज साहब कारोबार कर रहे हैं और पिछले 20-21 साल से जो है ना वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। जद्दा में आपने पैसा कमाया जी, कारोबार हसन नवाज साहब कर रहे हैं वहाँ पे, वो आपका पैसा जिससे कारोबार कर रहे हैं वो? मैंने अगर लेट्स से अगर हसन नवाज शरीफ को कोई पैसा दिया है अगर, तो क्या जाना अपना उसमें बुराई। मसला यह है कि ये जो इतने बयान और तजादात मौजूद हैं, इनकी अदालत ने ना सुनवाई हुई है, ना किसी ने इनको बयान किया है, ना वो क्यों नहीं, क्या इनकी कोई हैसियत नहीं है? साहब इनकी बड़ी हैसियत है, इनका तो अदालत को खुद नोटिस लेना चाहिए था।
अदालत को तो इन सब साहिबान को अदालत में बुला के तलब करके और ये इन बयानात से कन्फ्रंट करना चाहिए था। मैं अगर वहाँ बैठा होता मैं तो कन्फ्रंट करता उनको एक in an effort to get to the truth, not to destroy the Prime Minister और नवाज शरीफ, बट एक मैटर मेरे सामने आया हुआ है, मैं उसमें हकीकत तक पहुंचने की कोशिश तो करता ना, ये तो मैं करता, मैं सिर्फ ये इंतज़ार ना कर रहा होता कि वज़ीर आज़म साहब क्या मेहरबानी फरमाएंगे कि वो रिकॉर्ड एक दफ़ा कह के कि तमाम सबूत और दस्तावेज़ात मौजूद हैं और दूसरी दफ़ा कहेंगे मेरे सामने कहेंगे कि जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सबूत ही कोई नहीं। हाउ कैन ही गेट अवे विद दैट? हाउ कैन ही गेट अवे विद दैट? ठीक, ही कांट गेट अवे विद दैट। सर, ये तो पीपल्स पार्टी कहती है पंजाब के वज़ीर आज़म साहब वज़ीर आज़म है इसलिए कुछ नहीं होता। सजाद अली शाह साहब ने हमसे जो इंटरव्यू किया, उन्होंने अपनी एक 11 मेंबर बेंच के फैसले में एक इख्तलाफी नोट में यही बात कही थी कि पंजाब के वज़ीर आज़म के लिए मेयार और है और सिंध के वज़ीर आज़म के लिए मेयार और। ये क्यों ये गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान में? एक ब्रेक लेते नाज़िर, पहले ये सुने उसका एक ब्रेक लेते। वी वर 11 जजेस, 11 में आपका डिसेंटिंग नोट था ना? मेरा डिसेंटिंग था। बेनज़ीर भुट्टो साहब का जब आया हाँ, तो यही फैसला आया कि ये अच्छी है, जमहूरियत के लिए अच्छा है कि इलेक्शंस हो रहे हैं 90 दिन के अंदर। हाँ, तो फिर अब मियाँ साहब का केस आता है सामने। हाँ, फिर मियाँ साहब का केस आया। मियाँ साहब के केस में तो उन्होंने कहा कि गलत है, इसको पावर ही नहीं है प्रेसिडेंट को, 58(2)B का पावर ही नहीं है। या अल्लाह, ये ऐसा, ये तो जुल्म हो रहा है। मेजॉरिटी जो थी वो पंजाब के जजेस की थी और ये जो प्राइम मिनिस्टर थे ये दोनों सिंधी थे। 7 जज में 3 जजेस ने एक्विटल दे दिया भुट्टो को, 4 जजेस मेजॉरिटी थी उन्होंने नहीं दिया। अब वो जो जज थे ना 4, वो चारों पंजाब से थे और शुरू से ये केस चला है तो ये मेजॉरिटी जो थी वो उनकी थी। वेलकम बैक नाज़रीन। एतजाज साहब, ये क्यों इंप्रेशन है, क्यों ये कहा जाता है? मुझे, मैं सजाद अली शाह साहब को आपने सुना, वो भी ये कहते हैं कि उन्होंने एक जजमेंट में अपना इख्तलाफी नोट लिखा जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को बहाल किया गया था या उनकी हुकूमत बहाल की गई थी। उन्होंने कहा जुनेजो साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बहाल नहीं की गई। क्यों ये इंप्रेशन इतना है? बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी कहती रही, आप भी कहते हैं, पीपल्स पार्टी भी कहती है। ये एक तारीख है, तारीख तो है, इसमें कोई नहीं है, वाकयाती बात है। बदकिस्मती से जो होना नहीं चाहिए पर वाकयाती बात है कि सुप्रीम कोर्ट के ने एक डिवाइडेड वर्डिक्ट के बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगाया जो सिंध से थे। बीबी की गवर्नमेंट 1990 में डिसमिस की और अदालत में उन्हें उसको रिस्टोर नहीं किया। 1988 में जुनेजो साहब की गवर्नमेंट डिसमिस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सारी जजमेंट सैफुल्लाह के हाजी सैफुल्लाह केस में लिखी कि जो इल्ज़ामात उनके खिलाफ हैं ये सब गलत हैं और जो ऑर्डर डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट का ऑर्डर था उनकी असेंबली और 58(2)B के तहत असेंबली और गवर्नमेंट के डिसमिसल का ऑर्डर वो गैर आईनी था। उसके बाद फिर भी उनको रिस्टोर नहीं किया। बीबी की 1990 में गवर्नमेंट डिसमिस हुई, रिस्टोर नहीं की। ख्वाजा अहमद तारिक रहीम ने पिटीशन फाइल की, रिस्टोर नहीं हुई। 1993 में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट डिसमिस हुई, वो रिस्टोर हो गई 6 हफ्ते के अंदर अंदर और उसमें कहा गया कि करप्शन के इल्ज़ामात मुनासिब नहीं है, मौजू नहीं है 58(2)B के इतलाक के लिए। 3 साल बाद बीबी की शहीद की गवर्नमेंट डिसमिस की सदर फारूक लगारी ने और इल्ज़ाम करप्शन के लगाए और उन्होंने उस जजमेंट में कहा कि करप्शन के इल्ज़ामात मौजू हैं 58(2)B के। तो फिर उसके बाद जो नवाज शरीफ इन्होंने हमला किया सुप्रीम कोर्ट पे, असगर खान केस में इनके खिलाफ
फैसला आया कि इन्होंने रिग किया इलेक्शन, नवाज शरीफ ने 95 लाख रुपया लिया और टू रिग द इलेक्शन ऑफ 1990 एंड द इलेक्शन। सर लेकिन वो तो आपकी हुकूमत उस टाइम थी ना सर, आपकी हुकूमत ने कहा था कि नवाज शरीफ की दाढ़ी हम FIA के हाथ में नहीं देंगे। वो तो खैर फैसला आपकी पॉलिटिकल फैसला था। आखिर में मुझे एक और सवाल आखिरी रहेगा सर, थोड़ा सा वक्त है, मुझे ये बताइए जो वज़रा के बयानात हैं, जो साद रफीक साहब, परवेज रशीद साहब, ये मुख्तलिफ वजीर इतने सख्त बयान, हम लोहे के चने हैं नहीं पे, जो वो लोग हमारे खिलाफ बात करने लगे या फैसला इकलियत देने लगे जिसका अपना दामन साफ नहीं, इस तरह की बातें आपने सुनी होगी, ये भी सुन लीजिएगा। नवाज शरीफ किसी कमजोर और चबाए जाने वाले चने का नाम नहीं है, और जो हमें चबाने की कोशिश करेगा उसके दांत टूट जाएंगे। हम लोहे के चने हैं। नवाज शरीफ की किताब के सारे सफ़े पूरे हैं। अगर किसी को वो सफ़े पढ़ने नहीं आते तो हमारा कसूर नहीं है। जिन्हें वो सफ़े नजर नहीं आते वो आंखें खोल के उन सफ़ों को पढ़ें, तज़हीक ना करें, तज़हीक नहीं करवाएंगे। अगर तुम समझते हो ना कि सुप्रीम कोर्ट से तुम ताबूत निकालोगे तो फिर इस मुल्क में हर गली चौक चौराहे से फिर ताबूत निकले। हम चाहेंगे कोर्ट से कि फैसला वाज़े और ब्लैक एंड व्हाइट में आना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये बयानात प्रेशर डालने की टैक्टिक्स हैं और क्यों कंटेम्प्ट हो सकती है इनके ऊपर? कंटेम्प्ट तो मतलब है, मैं प्रोसिक्यूशंस के हक में नहीं हूं, पर ये तो दबाव डालने की, ऑब्वियसली बेंच पे दबाव डालने की, वो जो किताब के सफ़े फटे हुए और वो मुकम्मल नहीं, वो जो सारा बयान था साद रफ़ीक का, और पै दर पै जो बयान देते हैं कि फैसला या काला आना चाहिए या सफ़ेद आना चाहिए, दरमियान में नहीं आना चाहिए, और ये फैसले ये डिक्टेट कर रहे हैं जो चाह रहे हैं फैसला, ये तो जाहिर है बेंच पे प्रेशर डालने की कोशिश है। बेंच पे प्रेशर डालने की कोशिश है। लेट्स सी होगा क्या। बहुत शुक्रिया हसन साहब। देखते हैं फैसला क्या आएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।